एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 12th की इंग्लिश का चैप्टर 1 द लास्ट लेसन। ये विस्तार बुक का पहला लेसन हम पढ़ेंगे और देखो नाम इसका क्या है, द लास्ट लेसन। ओके, तो आज मैं ये चैप्टर आपको फुल एक्सप्लेन करूंगी। एट टाइम्स लोग समरी दे देते हैं आके इस चैप्टर्स की, बट इंग्लिश में देखो समरी पढ़ने से आपको कुछ बेनिफिट नहीं होगा। इंग्लिश के जो चैप्टर्स हैं उनके बीच में से क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। एंड सेकेंडली जो 6 मार्क वाला क्वेश्चन जो आता है उसमें से आपको चैप्टर के बीच में से वर्ड्स मेंशन करने होते हैं, तो एटलीस्ट आपको पूरी स्टोरी तो पता होनी चाहिए। ओके, तो अगर तुमने ये फुल वीडियो देख ली तो देयर विल बी नो नीड ऑफ द एनसीईआरटी। सो मैं आपको फुल जो चैप्टर है आपका इस एक वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी। तो हमें पढ़ना है द लास्ट लेसन। इस लेसन के राइटर कौन है? अल्फोंसो डॉडेट। ये एक शॉर्ट स्टोरी राइटर हैंगे एंड ये चैप्टर फ्रैंको प्रूशियन वॉर के टाइम के बारे में हमें बताता है। फ्रांस और प्रूशियन मतलब क्या, पर्शिया का वॉर चल रहा था। वॉर होते थे, पहले ज़माने के लोगों का काम क्या था, वॉर ही करते रहते थे। कभी वर्ल्ड वॉर हुआ, उससे पहले वॉर, तो वॉर चल रहा था। अब ये पर्शिया कौन सी जगह है? पर्शिया उस ज़माने में पोलैंड, जर्मनी और ऑस्ट्रिया के कुछ रीजन को बना के किंगडम बनता था पर्शिया। तो पर्शिया किंगडम और फ्रांस किंगडम के बीच में वॉर चल रहा था। कब चल रहा था? 1870-71 में। 1 मार्कर में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। और उस समय पे पर्शिया का रूलर कौन था? बिस्मार्क। ठीक है, तो बिस्मार्क रूलर था, वॉर चल रहा था। तो वॉर का रिजल्ट क्या होता है? फ्रांस की 2 जगह एल्सेस और लोरेन डिस्ट्रिक्ट लिखा है। डिस्ट्रिक्ट्स होती है ना, हर एक देश की डिस्ट्रिक्ट होती है, शहर होती है। तो फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट एल्सेस और लोरेन ये आ जाती है पर्शिया के कब्जे में। अब जब ये पर्शिया के कब्जे में आ जाती है तो ये पर्शियन लोग क्या करते हैं, खाली उनको पॉलिटिकली कंट्रोल नहीं करते, नहीं, उनके ऊपर अपनी लैंग्वेज भी थोप देते हैं। अब वहाँ पे फ्रांस है, फ्रांस की डिस्ट्रिक्ट है, तो ऑब्वियस है वहाँ पे फ्रांस पढ़ी जाती थी पहले, नहीं। अब वो लोगों ने एक नया रूल इम्पोज करा कि अब फ्रांस की जगह वहाँ पे क्या आ जाएगी, जर्मनी आ जाएगी। तो वही इसके बारे में, इस चीज़ के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो आ जाते हैं अपने चैप्टर के ऊपर। एक छोटा सा लड़का होता है जिसका नाम होता है फ्रांस। ठीक है, अब उसको स्कूल जाना होता है, बट उसे स्कूल जाने में डर लगना होता है, फियर ऑफ गोइंग टू स्कूल। अब डर क्यों लग रहा है? ऑब्वियस समझ जाओ, उसने अपना होमवर्क नहीं करा था। क्या नहीं करा था? उसका टेस्ट था स्कूल में पार्टिसिपल्स के ऊपर। देखो फ्रेंच होती है ना, फ्रेंच में वर्ब्स होती है, पार्टिसिपल्स होती है, तो पार्टिसिपल्स के रूल्स उसे लर्न करके जाने थे और वो तो कुछ पढ़ा ही नहीं था। कल तो शाम को वो खेल रहा था, उसने पढ़ाई करी नहीं थी, तो स्कूल जाते हुए उसको डर लग रहा था। तो वो सोचता है, जब वो स्कूल जा रहा होता है, रास्ते में इतना सुहाना मौसम होता है, ब्राइट मौसम, चिड़िया चहचहा रही होती हैं, और रास्ते में से जो पर्शियन सोल्जर्स थे ना वो ड्रिल करते हुए मज़े में अपने जा रहे होते हैं। तो उसका मन करता है यार बंक मार लूँ क्या, मज़ा आएगा। बट स्टिल वो क्या करता है, वो अपनी सारे डिस्ट्रैक्शन को हटा देते, अपनी स्ट्रेंथ गेन करते हो, कहता है नहीं यार स्कूल चला जाता हूँ। डर भी लग रहा होता है उसे कि उसने टेस्ट के लिए प्रिपेयर नहीं करा है, बट वो बंक नहीं मारता है, अपने डिस्ट्रैक्शन को आगे ही सेड दैट लेट्स गो टू स्कूल। जब वो जा रहे होते हैं स्कूल के रास्ते पे, तो आता है हमारा सीन एट द टाउन हॉल। अब टाउन हॉल पे लगा होता है एक बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड आपके स्कूल में भी लगा होता होगा ना, नोटिस लगते हैं जिसके ऊपर ये वाली असेंबली, ये असेंबली है, तो वैसे ही बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ था टाउन हॉल के अंदर। तो टाउन हॉल के बुलेटिन बोर्ड पे हमेशा ही बुरी खबरें मिलती थी। फ्रांस उसको देख के सोचता है यार ये फिर से कोई बुरी खबर ही आई होगी। बहुत सालों से, जब से पर्शिया और फ्रांस का वॉर चल रहा था, हमेशा कोई ना कोई गलत खबर ही उस नोटिस बोर्ड से मिलती थी। बट फ्रांस को तो लेट हो रही होती है स्कूल पे जाने की, उस नोटिस बोर्ड के बाद जो भीड़ लग रही होती है वो उसको अवॉइड करके भागता हुआ स्कूल की तरफ जा रहा होता है। तो उस भीड़ में से 2 लोग, कौन, एक ब्लैक स्मिथ और एक वॉचर, वो उसको कहता है हे बाब देयर इज नो नीड टू हरी, देयर इज अनफ टाइम। वो कहते हैं अरे इतनी जल्दी मत कर, आज बहुत समय है तेरे स्कूल जाने में। तो उसे लगता है कि ये मेरा मजाक उड़ा रहे होंगे कि मैं लेट हो गया। उस समय पे फ्रांस को ऐसे लगता है, उसे रियलिटी नहीं पता होती कि वो उसका मजाक क्यों उड़ाते हैं, उसे टोंट क्यों मारते हैं कि आज तुम्हें कोई लेट नहीं होने वाली है, आराम से जाओ, आगे हमें पता चलेगा। तो वो जैसे ही स्कूल जाता है, स्कूल पहुंचता है, तो यूजुअल सीन होता है स्कूल का। क्या होता है जब आप यूजुअली स्कूल पहुंचते हो, टीचर्स का जो रूलर है वो बसता रहता है टेबल के ऊपर, बच्चे जो होते हैं बार बार अपना डेस्क ओपन एंड क्लोज करते रहते हैं और यूनिजन में लेसन्स पढ़ते हैं। आपने देखा टीचर रीडिंग, वैसे ही फ्रांस के स्कूल में भी होता था। ये फ्रांस के स्कूल का रूटीन है। बच्चे जो लेसन है उसको जोर जोर की रीड कर रहे होते हैं, कईयों ने कान बन के अपनी कंसंट्रेशन बनाने के लिए इकट्ठे सब लोग रीड कर रहे होते हैं लेसन। तो बहुत शोर होता है। अगर आप कभी स्कूल के बाहर से निकलो, क्लास के बाहर से निकलो, तो एक अजीब सी बसल नॉइज आती है। यूजुअली ऐसे होता है, बट आज सिनेरियो चेंज था। जैसे ही फ्रांस स्कूल पहुंचा, सब बच्चे अपनी डेस्क पे चुपचाप बैठे हुए थे, बिल्कुल चुप, कोई कुछ बोल नहीं रहा था। एंड जैसे ही वो स्कूल पहुंचता है, पहले तो वो साइलेंस देख के हैरान हो जाता है, और जैसे ही उसका टाइम आता है मे आई कम इन सर पूछने वाला, उसके जो क्लास टीचर थे एम हैमिल, वो क्लास के अंदर थे। वो उससे पूछते हैं कि मे आई कम इन, तो वो कहता है जो उसके टीचर है वो उसे चुपचाप अंदर आने को कह देते हैं, वो उसे स्कोल्ड नहीं करते। अब वो और हैरान, भाई आज मैं
मैं लेट हूँ तो इन्होंने मुझे स्कोल्ड क्यों नहीं करा। अब वो हमें आगे पता चलेगा क्यों स्कोल्ड नहीं करते हैं वो। अब क्लासरूम को देख के जो फ्रांस है और ज़्यादा सरप्राइज होता था। सरप्राइज क्यों होता है, देखो क्लासरूम के पीछे के जो बैक बेंचेस है वहाँ पे सारे विलेजर्स आके बैठे होते हैं, जो भी हमारे जो इनके गाँव के जितने भी लोग थे वो आके बैठे होते हैं। एक ओल्ड हॉर्सर बैठा होता है जिसने 3 कोन वाली हैट पहनी होती है। तो ये आप याद रखना, एक आदमी ने 3 कोन वाली 3 पॉइंटेड हैट पहनी होती है। जो एक्स पोस्ट मास्टर है, फॉर्मर पोस्ट मास्टर, फॉर्मर मेयर, सारे लोग आके बैठे होते हैं और उनमें से एक आदमी के हाथ में थी प्राइमर। प्राइमर एक बुक होती है जिसमें बेसिक लिखा होता है किसी भी लैंग्वेज को पढ़ने का। तो प्राइमर उसके हाथ में होती है, मोटी सी प्राइमर होती है जिसके पेजेस मोड़े हुए होते हैं। तो वो देखते हैं भैया क्या चक्कर है, आज तो सारे लोग भी पीछे बैठे हुए होंगे। चुपचाप जो फ्रांस है अपनी डेस्क पे जाके बैठ जाता है और ना बच्चे ज़्यादा बातें कर रहे होते हैं। और उस समय पर वो नोटिस करता है जो उसका क्लास टीचर थे, जो एम हैमिल थे, उन्होंने ग्रीन कलर का अपना अच्छा सा कोट पहना हुआ है, वाइट फ्रिल्ड वाली शर्ट पहनी हुई है, सिल्क की टोपी पहनी हुई है, बिल्कुल ही अच्छे से तैयार होकर वो आए हुए थे। और ये कपड़े उनके स्पेशल ओकेजन, जैसे शादी में जाने के लिए हमारे स्पेशल कपड़े होते हैं ना, वैसे ही एम हैमिल ने अपने स्पेशल कपड़े पहने हुए थे। और वो सोचता है ये तो प्राइस डे पे पहनते हैं या फिर इंस्पेक्शन पे पहनते हैं, आज क्यों पहने हैं। तभी एम हैमिल अपनी चेयर पे से खड़े होते हैं एंड ही गिव द स्टार्टलिंग रिविलेशन। स्टार्टलिंग रिविलेशन मतलब वो असलियत बताते हैं। वो खड़े होते हैं और बताते हैं कि दिस इज़ द लास्ट लेसन ऑफ फ्रेंच। आज फ्रेंच का लास्ट लेसन है, कल से नया टीचर आएगा जो जर्मनी पढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि फ्रैंको प्रूशियन वॉर में फ्रांस हार गया है, एल्सेस और लोरेन पर्शिया के कब्जे में आ गई है और उन्होंने कह दिया है कि अब से एल्सेस के अंदर फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, कल से जर्मन पढ़ाई जाएगी। जर्मन का नया टीचर आएगा, वो पढ़ाएगा, एम हैमिल जी चले जाएंगे एंड आज बच्चों को आखिरी बार स्कूल के अंदर फ्रेंच पढ़ाई जाएगी। इस समय पे बहुत बड़ा वाला झटका लगता है हमारे नरेटर को। नरेटर कौन हो गया? फ्रांस। वही बच्चे को झटका लगता है। देखो ऐसा होता है जब हमारे पास कोई चीज़ होती है ना, हमें उसकी वैल्यू नहीं लगती है, बट जब हमारे हाथ से छिनती है तब उसकी वैल्यू समझ में आती है। तो ऐसा ही हुआ हमारे फ्रांस के साथ। उसको लगा अच्छा मैं कल से फ्रेंच नहीं पढ़ पाऊंगा, आई एम अ फ्रेंचमैन और मुझे फ्रेंच ही नहीं आती होगी, मैं फ्रेंच की वर्ब नहीं पढ़ पाऊंगा। उस समय पे वो रिग्रेट करता है कि क्यों मैं चिड़िया के बच्चों के साथ खेलने में, क्यों मैं स्लाइड्स पे झूले झूलने में अपना टाइम वेस्ट कर रहा था, क्यों मैंने जो हमारी बुक्स हैं हिस्ट्री की, ग्रामर की, राइटिंग की, उस पर मैंने ध्यान क्यों नहीं दिया। फ्रांस उस समय परेशान होता है। तब वो समझता है अच्छा इसलिए ये अपना सुंदर वाला सूट पहन के आए हैं कि आज स्पेशल ओकेजन है, आज लास्ट लेसन है, तो लास्ट लेसन को ट्रिब्यूट देने के लिए ये अपने अच्छे कपड़े पहन के आए। और विलेजर्स भी जो 40 साल तक एम हैमिल ने सर्विस दी है ना स्कूल को, उनको ट्रिब्यूट देने के लिए आए हैं। 40 साल अब आ गया ना यहाँ पे 1 मार्कर, 40 ईयर्स तक जो एम हैमिल थे उन्होंने टीच करा था उनके स्कूल के अंदर। तो विलेजर्स भी एक तरीके से उनको ट्रिब्यूट देने आए थे। विलेजर्स को भी रिग्रेट था कि उन्होंने कभी जो स्कूलिंग है, जो पढ़ाई है, उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। फिर क्या होता है, अभी इसी ख्याल में होता है ये अच्छा काश में पढ़ लिया होता ये वो, इतने में फ्रांस का नाम टीचर ले देते हैं। खड़े होते हैं, उसका टेस्ट है ना आज पार्टिसिपल का, तो उसका नाम लेते हैं कि टेल द रूल्स ऑफ द पार्टिसिपल। अब वो ब्लैंक, वो एक वर्ड बोलता है और वो मिक्सअप कर देते हैं, वो कुछ बता ही नहीं पाता। तो इस पे वो बहुत परेशान होता है। वो सोचता है मन में कि काश मैंने आज अपना पार्टिसिपल्स के रूल्स ऐसे बताए होते कि उसमें एक भी गलती ना होती, काश मैंने पढ़ाई करी होती। बट काश से क्या होता है, असलियत तो वही थी कि उसने अभी तक अपने लेसन्स को पोस्टपोन करा था और अब आगे से वो कभी फ्रेंच नहीं पढ़ सकता था। तो इस समय पे नॉर्मल टीचर को क्या करेगा, डांटता है। अगर तुम आंसर नहीं दोगे टीचर डांटते हैं। एम हैमिल का रिस्पॉन्स क्या था? टीचर का रिस्पॉन्स बिल्कुल ही अलग था। वो उसे डांटते नहीं, सेट पुअर फ्रांस सिट डाउन, मेरे बच्चे बैठ जाओ आप, तुम्हें बुरा फील करने की ज़रूरत नहीं है, गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं है। फ्रांस के टीचर कहते हैं गलती हम सबकी है, देयर इज़ अ लैक ऑफ लर्निंग। वो फ्रांस के पेरेंट्स को इसका जिम्मेवार कहते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स की गलती है जो तुम्हें मिल पे काम करवाते हैं, जो तुमसे फार्म पे काम करवाते हैं चंद पैसों के लिए। तुम्हें ये नहीं कहते कि फ्रांस बेटा बुक उठाओ पढ़ने बैठो। गलती मेरी है बिकॉज मैंने भी कई बार तुम्हें पौधों में पानी डालने के लिए बोला है, मैंने भी छुट्टी करवाई है फिशिंग पे जाने के लिए स्कूल की, तो गलती मेरी भी है। मैंने भी फ्रेंच लैंग्वेज की लर्निंग को पोस्टपोन करा, तुम्हारे पेरेंट्स ने भी करा और तुमने भी नहीं पढ़ा। तो टोटल में गलती है, किसी एक की गलती नहीं है। वो बिल्कुल ही यूनिवर्सल सी बात करते हैं। ऐसा ही होता है जब हमारे हाथ में कुछ होता है तो हम उसको पोस्टपोन करते हैं, उसे कल पे टालते हैं। और अब एक डूम्स डे आ गया। डूम्स डे मतलब कि अब तो ख़त्म है, अब तो फ्रेंड्स पढ़ ही नहीं सकते, अब कहाँ से कल करोगे आप। तो ये जो शिक्षा है, ये एक लेक्चर टाइप का, वो बहुत परेशान होते हैं उस समय पे एम हैमिल जी। तो वो ये फ्रांस को नहीं डालते, वो रियलिटी बताते हैं पेरेंट्स की, खुद की, सबकी गलती है फ्रेंच लैंग्वेज को इज्जत ना देने की। उस समय पर वो फ्रेंच लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस बताते हैं। वो कहते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज दुनिया की सबसे खूबसूरत लैंग्वेज है और कोई भी जो लैंग्वेज है उसको वो बोलते हैं
की टू द प्रिजन। अब वो जेल में बंद हो गए थे एल्सेस लोरेन के लोगों के ऊपर, तो कब से करने आ गए थे, दे आर इम्प्रिजन नाउ। तो वो कहते हैं कि अगर किसी को अपनी मातृभाषा आती है, अगर मातृभाषा से प्रेम है, अगर नेशनलिज्म की फीलिंग है, तो इट इज़ द की टू द प्रिजन। तुम किसी भी जेल को तोड़ सकते हो अगर तुम्हें अपनी लैंग्वेज की रिस्पेक्ट करते हो, ऐसा हमारे एम हैमिल जी कहते हैं। तो अगर बुक में आए हु सेड दीज वर्ड की टू द प्रिजन वाले, तो यू विल राइट एम हैमिल कहते हैं, जब वो फ्रेंच लैंग्वेज को प्रेस कर रहे होते हैं। अब वो स्टार्ट कर देते हैं अपना लेसन, बिठा देते हैं उसको, फ्रांस को नहीं आता कोई बात नहीं, ही स्टार्टेड हिज लास्ट लेसन। स्टार्ट वो करते हैं विद द ग्रामर। सबसे पहले क्या पढ़ाते हैं वो देखो यहाँ में लिखा है ग्रामर पढ़ाते हैं। और आज के दिन पे जब वो ग्रामर पढ़ाते हैं तो फ्रांस को सब समझ आ रही है। यूजुअली देखो मैम समझाती है, तुम कहते हो ना नहीं आता समझ में टीचर का, बट नहीं, फ्रांस के साथ भी ऐसा होता था। बट आज उसे हैमिल की हर बात समझ में आई थी, ईच एंड एवरी वर्ड समझ में आ रहा था। उसे लग रहा था या तो मैं ज़्यादा अटेंशन से पढ़ रहा हूँ, या तो एम हैमिल जो हैंगे ये आज अपनी पूरी शिद्दत से पढ़ा रहे हैं कि जितना भी उनको फ्रेंच के बारे में आता है ना, वो आज एक दिन में हमें सब कुछ सिखा दे। और उस समय पे देयर वॉज अ रेयर अटेंशन इन द क्लास, सब बहुत ही अटेंशन से पढ़े होते हैं। पिन ड्रॉप साइलेंस हमने बस सुना है, उस समय पे पिन ड्रॉप साइलेंस था उनकी क्लास के अंदर। क्या था, बिल्कुल ही जो छोटे छोटे बच्चे थे वो भी बहुत ध्यान से पढ़े थे, पीछे जो विलेजर्स थे वो भी बहुत ध्यान से पढ़ रहे थे। अगर कोई बीटल भी आई ना रूम के अंदर तो उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा था, यानी कि छोटे छोटे इंसेक्ट आते हैं किसी को फ़र्क नहीं पड़ा, बस पेन के स्क्रैच होने की पेपर पर आवाज़ आ रही होती थी और सब बहुत ध्यान से पढ़े होते थे। तो उस समय पर फ्रांस एक कमेंट करता है, ऊपर से उसे आवाज़ आती है पिजन के हुटिंग की, पिजन कूड करता है ना, आवाज़ आती है पिजन की। तो कहता है अब ये क्या पिजन्स को भी जर्मन में सिंग करवाएंगे। तो उस समय पे वो एक टोंट सी मारता है, हाँ अब पिजन्स को भी बोलेंगे क्या, जर्मन बोला हमारे से तुम्हारी फ्रेंड छीन रहे हैं ये। तो इस तरीके का रिमार्क फ्रांस देता है, एंड ये आपको एग्जाम में आ सकता है, क्वेश्चन आता है डायरेक्ट इसके ऊपर, विल दे मेक पिजन सिंग इन जर्मन। तो उसमें आपको लिखना है वो क्यों कहता है, बिकॉज उसकी लैंग्वेज छिन गई होती है, इसलिए वो रिग्रेट करते हैं। ग्रामर के बाद वो स्टार्ट करते हैं राइटिंग लेसन। ग्रामर के बाद कौन सा लेसन है, राइटिंग लेसन। राइटिंग लेसन स्टार्ट होता है, ग्रामर खत्म हो गया, अब राइटिंग लेसन, राइटिंग वाला पीरियड शुरू हो गया। तो वैसे ही नई कॉपीज़ देते हैं एम हैमिल सबको, जिसके ऊपर लिखा होता है एल सेज फ्रांस। वो बहुत स्वीट लग रही होती है फ्रांस को, जो हमारा बच्चा फ्रांस है उसको लगता है ये छोटे छोटे से फ्लैग्स हैं, इनको अगर हम लगा देंगे तो बहुत सुंदर लगेंगे। बहुत ही अच्छी राइटिंग में उस नोटबुक के ऊपर एल्सेस फ्रांस लिखा होता है। एंड देन दे स्टार्ट स्टडिंग। जो टीचर उस समय पे पढ़ाता है ना, मतलब वो जो राइटिंग में भी पढ़ाता है, वो अपने प्योर डेडिकेशन से पढ़ाते हैं, जैसे कि वो चाहते हैं कि सब कुछ वो बच्चों को एक ही दिन में करा दे। अब फ्रांस उस समय पे जितना भी उसके टीचर ने सर्विस दी है ना, जितनी भी सर्विस दी उसको याद करते, कहता है ये 40 साल से यहीं पढ़ा रहे हैं। वो ऐसे अपनी नज़रें ऊपर करके जब अपने टीचर को देखता है, तो जो एम हैमिल है कभी इधर क्लास को देख रहे थे, कभी इधर क्लास को, वो क्लास को बहुत ऐसे देख रहे थे कि वो क्लास की पिक्चर अपने माइंड में सेट कर दी। उस समय पे कैमरा तो होता नहीं था ना कि फ़ोटो खींच के वो ले जाए और जब वो कहीं और जाएंगे तो अपने क्लासरूम को देख सके, नहीं, वो क्लासरूम को बहुत ध्यान से देख रहे थे। वो क्लासरूम की जो पिक्चर है अपने माइंड में सेट करना। वो 40 साल से वहाँ पे पढ़ा रहे थे, उनका घर भी वहीं था, तो उन्हें बहुत बुरा लग रहा था अपनी जॉब को छोड़ के जाना, अपने घर को छोड़ के जाना। उस समय पे फ्रांस कहता है बिल्कुल सेम है हमारा क्लासरूम, 40 साल पहले ये यहाँ आए थे, उस समय पे उन्होंने एक वॉलनट ट्री लगाया था। अब डिफरेंस क्या है, वॉलनट ट्री बड़ा हो गया है, उन्होंने हॉप वाइन के 2 प्लांट्स लगाए थे, अब वो भी बड़े हो गए हैं। देखो ये सब आपको एग्जाम में क्वेश्चन आंसर्स में मेंशन करना होता है। जो ट्री लगाया वो भी बढ़ गया, हॉप वाइन बढ़ गया, और जो टेबल चेयर थे 40 साल पहले वो नए थे, अब वो पुराने हो गए, बस यही डिफरेंस है। उसके अलावा तो हमारे क्लासरूम में सभी सेम हैगा। और उसी समय उसे ऊपर से आवाज़ आती है ट्रंक्स के हिलने की। जो एम हैमिल की बहन थी ना, वो उनका सामान पैक कर रही थी, क्योंकि कल तो उन्हें जाना है, कल तो नया टीचर आ जाएगा। वो उनका सामान पैक करती है कि उनको तो जाना आएगा। तो उस समय पे जो फ्रांस है उसे बहुत बुरा लग रहा होता है, अपने टीचर के लिए, खुद के लिए बुरा लग रहा होता है। वो फीलिंग द पेन दैट अब से वो अपनी लैंग्वेज को स्टडी नहीं कर पाएगा। क्या होता है, अब सडनली नीचे से ट्रम्पेट्स की आवाज़ आती है। जो चर्च की बेल है वो बजती है, कि चर्च की बड़ी सी बेल होती है ना, वो बजती है, मतलब 12 बज गए हैं। उसी समय नीचे से सोल्जर्स, जो कौन से वाले सोल्जर्स, हमारे पर्शिया के सोल्जर्स, जिनको सुबह स्कूल जाते हुए फ्रांस ने देखा होता है ना, वो अपनी ड्रिल करके वापस आते हैं अपने बैंड बाजा बजा के। उस समय पे उनका लास्ट लेसन एंड होने का टाइम आ जाता है। जो एम हैमिल है वो खड़े होते हैं करेज से, मतलब वो बहुत परेशान होते हैं। सोचो तो किसी का आखिरी दिनों से कैसा लग रहा होगा। वो जब वो खड़े होते हैं वो बहुत पेल लग रहे होते हैं, बहुत लंबे लगते हैं फ्रांस को, पहले तो इतने लंबे नहीं लगते थे, बहुत परेशान होते हैं। वो कुछ बोलना चाहते हैं, आए आए ऐसे वो बोलते हैं, बट वो रुक जाते हैं, इतने भरा हुआ होता है उनका मन। सब लोग ही रोने को तैयार होते हैं उस समय पे। वो क्या करते हैं, वो एक पीस ऑफ चॉक उठाते हैं, ब्लैक बोर्ड पे मुड़ते हैं एंड वहाँ लिख देते हैं विव ला फ्रांस। विव ला फ्रांस मतलब लॉन्ग लिव फ्रांस। उनके पास कुछ बोलने को होता ही नहीं है, वो टू इमोशनल, वो विव ला फ्रांस लिख देते हैं। एंड उसके बाद वो लेसन को एंड कैसे करते हैं, वो ये नहीं कहते हैं क्लास इज डिसमिस्ड, वो बस अपने हाथ से एक जेस्चर बनाते हैं ऐसे करके, दैट
क्लास खत्म हो गई है, आप सब जा सकते हो। तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन है क्या उन्होंने लास्ट में कुछ बोलता, नहीं, ही जस्ट मेड द हैंड जेस्टर्स, जिसका मतलब था कि क्लास खत्म हो गया, आप सब जा सकते हो। तो विद दिस हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। सो आपने देखा मैंने आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक सब कुछ बता दिया है जो जो इस चैप्टर में हुआ है। इंपॉर्टेंट थिंग्स आपको याद रखनी है कि कौन कौन से लेसन्स हुए थे, पहले ग्रामर हुआ, फिर राइटिंग हुआ, उसके बाद हमारा एक हिस्ट्री का लेसन हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ आपको याद रखनी है जो कॉपीज़ उन्होंने प्रोवाइड करी थी हमारे टीचर ने, और आपको याद रखने हैं दोनों ट्रीज़ के नाम, और जो पिजन्स वाला कमेंट है उस पर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो दैट ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर। तो विद दिस आई एम एंडिंग टुडेज वीडियो। आज आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। फुल चैप्टर जो है इंग्लिश लिटरेचर के आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है, क्लास 12 इंग्लिश लिटरेचर बाय सिमरन सहानी, वहाँ से जाके आप इंग्लिश के सभी चैप्टर्स पढ़ सकते हो। एंड इफ़ यू हैव अदर सब्जेक्ट, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इको, ज्योग्राफी, कोई भी आपके पास सब्जेक्ट है, मैंने अपने चैनल पे सब सब्जेक्ट्स पढ़ाए हुए, यू कैन गो एंड स्टडी फ्रॉम देयर। इंस्टाग्राम पे आपको नोट्स पे लेके इंग्लिश ही नहीं बाकी सब सब्जेक्ट्स के, सो यू कैन गो एंड चेक इट देयर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स गिवन है, पिंड कमेंट अगर आप इसका देखोगे तो सारे ही नोट्स डाले हुए हैं मैंने इंग्लिश के सभी चैप्टर्स के। जस्ट गो एंड एक्सेस इट। बेस्ट ऑफ लक ऑल माय स्टूडेंट्स, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम अपना नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे।